महाराष्ट्र में महायुति सरकार में अजीत पवार की जब से एंट्री हुई है तब से हंगामा बरपा हुआ है। लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आए हैं उसका ठीकरा भी उन्हीं पर फोड़ा जा रहा है। आरएसएस से जुड़ी पत्रिका ऑर्गेनाइजर, उसमें पहले ही सवाल खड़े किए गए थे। अब एक और पत्रिका है जो कि मराठी की है, साप्ताहिक पत्रिका है, ये आरएसएस से ये भी जुड़ी हुई है। इसने भी सवाल खड़े कर दिए हैं कि जो हार हुई है या फिर एक तरह से जो सीटें कम हुई हैं भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में, उसका जिम्मा सीधा सीधा अजीत पवार का है। इसके बाद से सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या अजीत पवार विधानसभा चुनाव तक महायुति में बने भी रह पाएंगे या फिर इन तमाम सवालों के मद्देनजर उनको एग्जिट लेना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में पार्टी की हार के कारणों पर बात करते हुए आज बीजेपी का हर कार्यकर्ता एनसीपी के साथ गठबंधन का नाम सबसे पहले लेता है। साफ है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को एनसीपी से गठबंधन रास नहीं आया। यहां तक कि बीजेपी के कार्यकर्ता भी इसे जानते हैं। यह कहना है आरएसएस से जुड़ी एक साप्ताहिक मराठी पत्रिका विवेक का। पत्रिका के ताजे अंक में कहा गया है कि शिवसेना के साथ बीजेपी का गठबंधन हिंदुत्व पर आधारित था और ये एक तरह से सहज था। कुछ एक झटकों के बावजूद बीजेपी और शिवसेना का दशकों पुराना गठबंधन सहज ही रहा है, लेकिन एनसीपी के मामले में ऐसा नहीं है। लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर निराशा बढ़ी है। पार्टी और नेताओं ने अपना कैलकुलेशन किया था, लेकिन फिर गलत क्या हुआ, इस सवाल का जवाब खोजने की जरूरत है। मराठी पत्रिका में दावा यह भी किया गया है कि बीजेपी एकमात्र पार्टी है जो कार्यकर्ताओं को नेता बनाने के लिए सहज प्रक्रिया का पालन करती है, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं को अब लगता है कि इस प्रक्रिया को नजरअंदाज किया जाने लगा है। बीजेपी इंपोर्टर पार्टी बन चुकी है, यानी कि दाग धोने वाली वॉशिंग मशीन बन गई है। हालांकि बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इससे पहले आरएसएस की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में भी एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर टिप्पणी की गई थी। आरएसएस के सदस्य रतन शारदा ने अपने लेख में कहा था कि महाराष्ट्र में एनसीपी के साथ गठबंधन का फैसला सही नहीं था, इसलिए लोकसभा चुनाव में बीजेपी की ब्रांड वैल्यू कम हो गई। यही कारण है कि ये पार्टी विद डिफरेंस नहीं रही। ये झूठा अहंकार कि सिर्फ बीजेपी के नेता ही असल राजनीति को समझते हैं और आरएसएस के सदस्यों को कुछ मालूम नहीं, एक तरह से हास्यास्पद है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव के बाद अजीत पवार की एनसीपी में कुलबुलाहट शुरू हो गई है। छगन भुजबल के अलावा पार्टी के कई बड़े नेताओं ने अजीत से दूरी बनाने के संकेत दिए हैं। हाल ही में छगन भुजबल शरद पवार से मिलने गए थे, जिसके बाद एनसीपी के 4 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वहीं महायुति में विधानसभा में सीटों के बंटवारे को लेकर भी पेच फंसा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 288 सदस्यों वाली विधानसभा में एनसीपी ने 100 सीटों पर दावेदारी ठोक रखी है, मगर बीजेपी और शिवसेना सिर्फ 55 सीटों तक देने पर राजी हैं। चर्चा यह भी है कि अजीत पवार इस प्रस्ताव से खुश नहीं है। एनसीपी के नेता अमोल मितकारी पहले ही संकेत दे चुके हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी का गठबंधन टूट सकता है। कुल मिलाकर महायुति में लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले उथल पुथल मची हुई है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र को लेकर हाल ही में एक सर्वे भी सामने आया था, जिसके मद्देनजर अगर आज के आज महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने की संभावनाएं ज्यादा हैं। पिछली बार यानी कि 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 105 सीटें जीती थी, जबकि 2014 में 123 सीटें। हालांकि सर्वे की माने तो इस बार बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है और वो 80 से 90 सीटों तक सिमट सकती है। अब अगर सर्वे की तर्ज पर ही नतीजे आते हैं तो बीजेपी की सहयोगी दलों पर निर्भरता बढ़ जाएगी, जो कि भगवा खेमे के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले परिस्थितियां एनसीपी जो अजीत गुट है उसके लिए सहज नजर नहीं आ रही हैं। तमाम सवाल उनको लेकर खड़े किए जा रहे हैं। हालांकि अजीत गुट ने ज़्यादा सीटों पर चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन वो उतनी सीटें भी नहीं जीत पाए। ऐसे में सवाल तो उठना था कि अजीत पवार को अगर लाया गया है तो वो सहयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं पार्टी का वोट बढ़वाने के लिए, या फिर जो उनके गठबंधन के सहयोगी हैं भारतीय जनता पार्टी या फिर शिवसेना शिंदे गुट, उसके वोट बढ़वाने में वो सहयोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वो अपनी क्या भूमिका दे रहे हैं, इसको लेकर तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में कहा यह जा रहा है कि मुश्किल ही है अजीत पवार का इस गठबंधन में बने रहना विधानसभा चुनाव तक। हालांकि असल परिस्थिति क्या बनेगी ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन आपको क्या लगता है महाराष्ट्र को लेकर ये जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है ये कहां तक जाने वाला है?
हमें कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।